चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 13 पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर इसको हम एंड करने जा रहे हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है कि ये वही की वही चीजें पुरानी चल रही हैं, नई चीज इसके अंदर कोई ऐड नहीं हुई। छोटी मोटी ऐसे एक एक आधी लाइन जो है उसने एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पे ऐड कर दिया, या आप कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन जो है वो ऐड की गई है। तो लिहाजा आज हम इस चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक है हमारा, रह गया था जो माइनर वाला, और इस तरह ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसको पहले रिवाइज करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये बेसिकली चैप्टर है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू वन एंड अदर। तो हमने कहा था कि फर्म में तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। पहला होता है भैया पार्टनर टू पार्टनर रिलेशनशिप, मतलब पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमने कहा कि ये एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब तमाम एक दूसरे के पार्टनर भी हैं, तमाम एक दूसरे के सॉरी एजेंट भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो बात खत्म हो जाती है। हाँ, इसी तरह मैं अगर बात एक करूं आपको, एजेंसी वाला जो हमारा चैप्टर पहले काफी लेंथी हुआ करता था वो बड़ा अच्छा खासा डिलीट कर दिया गया। मतलब राइट्स निकाल दिए गए, लाइबिलिटीज निकाल दी गई हैं उसमें से, एजेंसी की कोई 3-4 पेज ही पीछे रह गए हैं। तो वो एक हालांकि काफी मुश्किल टॉपिक था, मुझे समझ नहीं आती उसे क्यों निकाला गया, लेकिन बहरहाल वो उसमें से एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। वो क्यों डिलीट कर दिया गया है कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर तो वो सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिपीट होते हैं, वो सारी चीजें रिपीट होती हैं। क्यों? पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है, तो इनके राइट्स एंड लायबिलिटीज जब हम करेंगे तो सारी वही एजेंसी वाले आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगी इसके अंदर। बहरहाल ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ब्रांच ही है ना, तो वही चीज है। एसेंशियल तो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं से बात शुरू होती है। आप इसको एक आगे फर्दर एक्सटेंशन कह सकते हो, तो ये चीज सारी वही रहनी है। अच्छा जी, तो लिहाजा हमने कहा कि तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो ये तो एक था म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप, मतलब पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। दूसरा रिलेशनशिप आता है पार्टनर टू फर्म, कि पार्टनर्स का फर्म के साथ रिलेशनशिप क्या है। तो यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी, यहां पे जस्ट एजेंसी का रिलेशनशिप होगा। मतलब पार्टनर जो होंगे वो हमेशा एजेंट होंगे, फर्म जो होगी वो हमेशा प्रिंसिपल होगी। पार्टनर जो भी काम कर रहा होगा वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा होगा। तो मतलब इसका हमने जनरली एक मैंने बात की थी कि भाई कौन किसके काम के लिए लायबल होगा, तो पार्टनर के हर एक्शन के लिए जो वो फर्म के अंदर रहते हुए फर्म के बिहाफ पे करेगा उसके लिए फर्म लायबल होगी। क्यों भाई? फर्म प्रिंसिपल है। तो लिहाजा यहाँ पे टू वे रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एजेंसी है, जबकि पार्टनर और फर्म के रिलेशनशिप में सिंगल रिलेशनशिप है, मतलब पार्टनर एजेंट है, फर्म प्रिंसिपल है। समझ आ गई बात? जी उस सर। उसके बाद अगला जो तीसरा रिलेशनशिप था वो था पार्टनर या फर्म का थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशनशिप। थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशनशिप तो बेटा एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हमने देखा कि भैया जी पार्टनर का फर्म के साथ एजेंसी का रिलेशनशिप है। तो अगर आप एजेंसी में देखें तो कोई भी एजेंट जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता, डील नहीं कर सकता। तो लिहाजा थर्ड पार्टी के साथ अगर पार्टनर डील कर रहा है, अगर फर्म डील कर रही है, तो समझा जाएगा कि थर्ड पार्टी सिर्फ फर्म के साथ डील कर रही है। जाहिर सी बात है फर्म का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है कि ये खुद का जाके उसके साथ कहानियां करे कि ले जी आओ हमारा लंडे का काम बड़े अरूज पे चल रहा है, आ जाए अन्नी पा दें। तो ये खुद कुछ नहीं कर सकती, तो लिहाजा पार्टनर ही जाके इसके बिहाफ पे करेगा। तो देखा जाए तो वर्चुअली तो थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ, फिजिकली तो थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ जो है वो डील कर रही है, लेकिन ये डीलिंग या रिलेशन हमेशा फर्म के साथ होगा। और इसी वजह से हम कहते हैं कि पार्टनर के हर उस एक्ट के लिए जो फर्म के बिहाफ पे किया गया होगा वो फर्म लायबल होगी थर्ड पार्टीज को। मिसाल के तौर पे हमारा एक पार्टनर है, गया किसी कस्टमर के पास, उससे पैसे लिए, फर्म से भाई मैं तुम्हें चीजें कराऊंगा, सेल परचेज का कोई एग्रीमेंट हुआ, पार्टनर भाग गया। अब वो बंदा फर्म पे आ जाता है तो उसके लिए फर्म लायबल है। ठीक है? क्यों भाई? पार्टनर जो था वो फर्म का एजेंट था। समझ आ गई बात? तीन रिलेशनशिप हमने किए थे। जी इस तरह सर। पार्टनर टू बी एजेंट हमने देख लिया। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में देखा कि भाई पार्टनर्स की दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक्चुअल या इंप्लाइड अथॉरिटी, या जिसको सेंसिबल अथॉरिटी कहा जाता है। तो एक्चुअल अथॉरिटी कौन सी होती है बेटा? ये वो अथॉरिटी होती है जो स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में रिटर्न, ऑरल या किसी भी तरीके से अगले को अलाउ किया जाए, लिख के बताइए। मिसाल के तौर पे भाई तीन पार्टनर है, हमारा एक ही बैंक अकाउंट है फर्म का। तो अब क्वेश्चन आया कि जब फर्म का चेक साइन कैश होने जाना तो उस पर साइन कौन करेगा। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो अहमद पार्टनर है वो साइन करे, तो हम दोनों क्या करेंगे, एग्रीमेंट में लिख देंगे कि जनाब ये वाला जो काम है ये अथॉरिटी जो है ये अहमद के पास है और सिर्फ ये ही चेक साइन कर सकता है। तो लिहाजा क्या हुआ, ये एक्चुअल अथॉरिटी हो गई, हमने एग्रीमेंट में लिख के दे दिया। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है बेटा? ये वो अथॉरिटीज होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, जो इंप्लाइड बाय लॉ होती हैं। मिसाल के तौर पे
हम तीनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, हम पार्टनरशिप के अंदर है और हमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है एक्सप्रेस अथॉरिटी तो कोई होगी नहीं। क्यों? एग्रीमेंट नहीं है तो उसके अंदर नहीं लिखा, तो इसका क्या मतलब है? हम तीनों जो है कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे से पूछेंगे, अथॉरिटी लेंगे, क्या हमारी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी? लॉ कहते नहीं। इस सूरत में आपकी कुछ इंप्लाइड अथॉरिटीज हैं कि आप काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर 3 पार्टनर हैं, समोसों पकौड़ों की रेडी लगाई हुई है, कोई पार्टनर मंडी में जाता है, जाके आलू लेके आता है फर्म के ब्याह पे, तो भाई ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। उस बंदे को पता है यार इनका बिजनेस है और ये उसमें पार्टनर भी है, तो उसको दे दो, वो आलू दे देगा उसे। क्यों? ये एक नॉर्मल सी चीज है, ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। तो लिहाजा 2 तरह की अथॉरिटीज होती हैं, इंप्लाइड अथॉरिटीज एंड एक्चुअल अथॉरिटी। फिर हमने कुछ चीजें पढ़ी, कुछ अथॉरिटीज पढ़ी जो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर कवर होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग, इस तरह एम्प्लॉयज हायर वगैरह करना, इस तरह कर्जे लेना देना वगैरह, क्रेडिटर से पैसे लेना देना, डेटर से पैसे लेना देना। ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाले काम है जिसके लिए किसी किस्म की स्पेसिफिक अथॉरिटी देना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि देखो, क्या ये एक्सप्रेस अथॉरिटीज या इंप्लॉयज अथॉरिटीज कम या ज्यादा की जा सकती हैं? जी बिल्कुल की जा सकती हैं। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट में लिख के। आप किसी की इंप्लॉयड अथॉरिटी खत्म करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम 3 पार्टनर हैं और नॉर्मल सेल परचेज करना हमारा काम है, तो कोई भी पार्टनर बैठा होगा दुकान पे तो वो कर लेगा ये काम। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पार्टनर सेल परचेज ना कर सके, तो हम एग्रीमेंट में उसकी कंसेंट से लिख लेंगे कि भाई आप कंपनी की ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर इंक्रीज करना चाहते हो एम्प्लॉयड अथॉरिटी को, तो वो भी एग्रीमेंट में लिख दो। तो बेसिकली जब लिखी जाएगी तो भैया वो तो फिर भी स्पेसिफिक या एक्चुअल अथॉरिटी बन जाएगी, तो लिहाजा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। इसके बाद हमने कहा कि कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो इंप्लॉयड अथॉरिटी में कवर नहीं होती। मिसाल के तौर पे फर्म का केस चल रहा है, कोई पार्टनर जाकर उसे विड्रॉ कर ले। फर्म का केस चल रहा है, किसी ने फर्म के ऊपर केस किया हुआ है जिसने मेरे पैसे देने, और कोई पार्टनर खड़ा हो गया और जी बस ठीक है ये हमने देने, एक्सेप्ट कर ले लायबिलिटी को, नहीं कर सकता। ये इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है जब तक कि स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में ना लिखा हो। तो लिहाजा ये 2 टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर मैं बात करूं तो 4 टोटल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक विदहोल्डिंग का, एक माइनर का, और एक ये वाला टॉपिक, और एक जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो 2 हमने ये बेसिकली, एक हमने कर लिया कि कौन कौन सी जो है वो पावर उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी में कवर होती है, कौन कौन सी जो है उसकी एक्सप्रेस अथॉरिटी में कवर होती है। तो ये चीज जो है हमारी यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद इमरजेंसी वाला हो गया था, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, ये सारे हमारे हो गए। अच्छा, आज हम थोड़ा सा होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल करते हैं। पहले हमने क्या हुआ बेसिकली, ये हमने चैप्टर 11 में छोटा सा इसका टच था होल्डिंग आउट का। होल्डिंग आउट से मुराद होता है बेटा रुक जाना, रोक देना। अगर कोई पार्टनर जानबूझ के इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी थर्ड पार्टी को ये यकीन दिला देता है कि मैं इनका पार्टनर हूं या इस फर्म में पार्टनर हूं, तो वो शख्स कल को अब उसकी इस स्टेटमेंट की वजह से होने वाली किसी किस्म की भी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल है। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं, हम 3 पार्टनर हैं, मैं हो गया, अहमद हो गया, सजाद हो गया, हम 3 पार्टनर हैं और हम बैठे हैं कहीं पे रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं। इतने में हमारा एक दोस्त है हादी, वो आके साथ बैठ जाते हैं, हम गपशप कर रहे हैं, साथ में 2 बंदे 3 बंदे साथ वाली टेबल पे भी बैठे हैं। तो हादी जनाब जी हमारे साथ कहता है कि यार हम पार्टनर हैं, हम ऐसे करते, मतलब वो शुगल मेले में ऐसे। तो तीसरा बंदा उससे पूछता है कि जनाब हादी से आप कौन हो? वो कहता है जी मैं इनका पार्टनर हूं। और हम खामोश रहते हैं, कोई निगेट नहीं करते, या हम हंस देते हैं कि चलो यार लगा हुआ है शुगल तो लगाने दो, शुगल मिला। अब वो जो थर्ड पार्टी थी, वो जो बाहर का बंदा था, उसने ये मान लिया कि हादी हमारी फर्म में पार्टनर है। कल को ऐसा हुआ कि हम में से सजाद उठा और वो उस बंदे के पास गया जिसने पूछा था हादी से, उसे कहता है जी मुझे कर्जा चाहिए। वो बंदा कहता है जी किस फर्म से आए हो? कहता है फलानी फर्म से। कहता है अच्छा जिसमें हादी पार्टनर है? सजाद कह देता है जी हाँ बिल्कुल वही जिसने कहा था, हम उस दिन इकट्ठे ही बैठे थे। वो बंदा कर्जा दे देता है, फर्म जो है डिफॉल्ट कर जाती है कर्जा लेके। वो बंदा आता है हादी को पकड़ लेता है, कहता है पैसे काट। हादी कहता है क्यों? कहता है मैंने तेरी फर्म को इस तरह कर्जा दिया है और वो डिफॉल्ट कर गया। हादी कहता है भाई मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं। अब हादी ये इनकार नहीं कर सकता। हादी ने ये प्रेजेंटेशन दे के उस बंदे को यकीन दिला दिया था कि भाई मैं इनका पार्टनर हूं। अब हादी नहीं मुकर सकता, इससे वो कर्जा देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है होल्डिंग आउट प्रिंसिपल, कि अगर कोई शख्स अपने एक्शन से, अपनी रिप्रेजेंटेशन से, अपने वर्ड से, किसी भी तरीके से अगर किसी बंदे को ये यकीन दिला देता है कि मैं इनका पार्टनर हूं, या वो किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, और कल को कोई उस स्टेटमेंट के ऊपर
उस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करता है फर्म के साथ और उसको लॉस हो जाता है, तो इसके लिए वो बंदा लायबल होगा जिसने ये स्टेटमेंट दी थी, बेशक वो पार्टनर नहीं होगा। क्लियर है होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल पुत्र? यस सर। ओके, तो लिहाजा रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट, जी एक बच्चे, क्वेश्चन है सर, जी जी, यहाँ पे सर सिर्फ पार्टनर लाइबल होगा या फर्म भी होगी? फर्म भी होगी। मिसाल के तौर पे हाँ, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये आप कह सकते हैं ना टू वे रिलेशनशिप है। ऐसा हुआ भाई कि हम तीन बंदे बैठे खाना खा रहे हैं एक टेबल के ऊपर बड़े मजे से, साथ में हमारा एक दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बैठा हुआ है टेबल पे, हम खाना खा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, और ये हम तीन जो है ना, हम बेसिकली लंडे का काम करते हैं, आजकल बड़े अरूज पे है भाई, तो लिहाजा ये देखो मौज है भाई अच्छा, खैर ये लंडे करिए, बहरहाल कोई मसला नहीं है, पहन लेते होते हैं। अच्छा, तो लंडे का काम करते हैं हम तीनों, तो डोनाल्ड ट्रंप जारी बात है अमेरिकी बंदा है, वहां से हमें चीजें ना इंपोर्ट करता है, बाहर से भेजता है, तो ये हमारा एक अच्छा दोस्त है, पार्टनर नहीं हमारे साथ, टेबल पे बैठा हुआ है। यहाँ पे दो बंदे और आके बैठ जाते हैं, हमसे गपशप होती है, सलाम दुआ होती है, वो ट्रंप से पूछते हैं हाँ जी आप कौन हो? अब ट्रंप शौका सा वो कहता है जी मैं इनका पार्टनर हूँ, हमारी फर्म जनाब इंटरनेशनल लंडा ब्रांड में एक्सपर्ट है, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सप्लाई चेन है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं इनका पार्टनर हूँ, हम भी हंस देते हैं, चलो यार छड्डू है, छोड़ने दो, छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये दो बंदे मान लेते हैं कि भाई ये जो ट्रंप है ये इनका पार्टनर है, क्यों? हमने निगेट नहीं किया, हमने उन लोगों को बिलीव करने दिया। कल को ट्रंप जाता है इनके पास और जाके कहता है जी मैंने कर्जा लिया, मुझे फर्म के लिए कर्जा चाहिए। ये बंदे क्या करते हैं, इस चीज के ऊपर बिलीव करके, क्योंकि ये इस फर्म का पार्टनर है तो भाई अच्छी खासी तगड़ी फर्म है, इसको कर्जा दे देते हैं। ट्रंप भाग जाता है, फ्रॉडी है, हम सबको पता है। कल को ये दो बंदे हमारी फर्म पे आ जाएंगे, पैसे कटो। हमने कहा जी क्यों? कहता है जी इस तरह ट्रंप आपके पे आप पे कर्जा लेके आया था। हम कहते हैं जी हम तो उसे जानते ही नहीं है, वो तो जस्ट हमारे ऐसे रिलेशनशिप में पार्टनर तो नहीं है। तो नहीं जी, उसने उस दिन कहा था पार्टनर है, और आप तो ही करके दांत भी निकाल रहे थे, साथ खुश भी हो रहे थे। तो ये इस तरीके से भी ये प्रिंसिपल लगता है। और ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि अभी रिसेंट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है, याद है? हाँ, ये रिसेंट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन था, अगर आप उसका सोल्यूशन देखें ना जो मैंने कराया तो उसके अंदर यही सोल्यूशन है उसका, कि ये टू वे रिलेशनशिप काम करता है। वो थर्ड पार्टी भी हमें बाउंड कर सकती है, वो जो बंदा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है होल्डिंग आउट वाला, वो फर्म को भी बाउंड कर सकता है, फर्म उस बंदे को भी बाउंड कर सकती है। क्लियर है? यस सर, ओके। हाँ हाँ जी, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसको पता नहीं आपने क्या आंसर किया, और आज फिर आए बैठे हैं हम यहाँ पे चले जी, कौन आया है? गेस्ट वन, हु इज देयर गेस्ट वन भाई? सर। वालेकुम सलाम सजाद जी सर। और पुत्र गेस्ट कदों मेहमान हो गए हो तुसी? सर वो असल ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ नेट ਨਾਲੇ का बहुत इशू ਭਾਈ ਦਾ चल रहा है। ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ। अच्छा अच्छा, ਭਾਈ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा चलो कोई गल नहीं, जे पाए हुण आ ही गए हो ना ते मुड़ के तुसी गेस्ट ही हो, ला कड्डो, नहीं ते घर च मेहमान हो बहरहाल तुसी। ला सर सबने अभी शुरू किए सर ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हाँ, अभी हम पीछे से वो रिवीजन ही कर रहे थे, अभी ये पहला अपना होल्डिंग आउट वाला ही चल रहा है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं 11वें चैप्टर में भी, थोड़ा सा मैं फिर से आइडिया दे रहा था। तो चले जी, अच्छा, तो ये हमारा एक होल्डिंग आउट का कंसेप्ट था। अब जी जो रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। मसलन क्या है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से, क्या मुराद कि भाई हम तीनों आपस में बातें, एक तो डायरेक्ट ये ना कि ट्रंप ने उनको स्पेसिफिकली कहा जी मैं इनका पार्टनर हूं, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट से क्या है कि हम चार बंदे आपस में गपशप कर रहे हैं, हम तीन पार्टनर, अहमद, सजाद और मैं, हम तीन आपस में गपशप कर रहे हैं, ट्रंप हमारे साथ बैठा है और वो भी हमारे साथ गपशप कर रहा है, और हम ट्रंप को कहते हैं कि यार तू ज्यादा शोखा ना हो। ट्रंप भी शोखी में कहता है जी मैं थोड़ा पार्टनर है यार, कोई मजाक थोड़ी है। और वो थर्ड बंदा सुन लेता है कि यार ये भी इनका पार्टनर ही है। तो ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी काउंट होगी होल्डिंग आउट में, इससे भी हम नहीं भाग सकते। तो लिहाजा रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है कि आप उसको स्पेसिफिकली इसको बिलीव भी कराओ, या हो सकता है वो बातें सुन के आ जाए। हम चारों जब आपस में शुगल मेला लगा रहे हैं तो ट्रंप जो है उसको पार्टनर समझ के उसे कर्जा दे दे, तो हम भी लायबल होंगे उसके लिए। उसके बाद साइलेंस एज रिप्रेजेंटेशन, तो खामोशी भी रिप्रेजेंटेशन होती है। मिसाल के तौर पे हम तीन बैठे हैं, चौथा हमारे साथ ट्रंप बैठा है, गपशप हो रही है बड़ी टिका के ये वो, तो बंदा उससे पूछता है जी आप इनके पार्टनर लगते हो ना? ट्रंप खामोशी रहता है, हम भी खामोश रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। वो बंदा इस चीज को बिलीव कर लेता है जी ये ना पार्टनर है।
तो लिहाजा ये भी होल्डिंग आउट में आता है। खामोशी भी, मिसाल के तौर पे अगर बात करूं कि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा था ट्रंप, जी मैं इनका पार्टनर हूं, वो बंदे ने हमसे पूछा जी आपका पार्टनर है, हम खामोश रहे कि यार क्या आप इसकी बेइज्जती कराएं चार बंदों के दरमियान में, चल यार ठीक है, चुप ही रहा, हमने कोई आंसर ही नहीं किया, तो इससे भी वो होल्डिंग आउट प्रिंसिपल उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड पार्टी जो है, जिसने बाउंड करना है या जिसने एक्शन करना है, जिसको बिलीव होना, उस थर्ड पार्टी को नॉलेज होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे हम 3-4 बंदे बैठे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ट्रंप कहता है जी मैं इनका पार्टनर हूं, बात खत्म हो जाती है। एक बंदा, उसको पता ही नहीं है, उसने सुना ही नहीं है, उसने बस इतना देखा है कि ट्रंप हमारे साथ घूम फिर रहा है, उसको पता ही नहीं है किस चीज का, वो इस चीज पे बिलीव करके क्या करता है, ट्रंप को कर्जा दे देता है या फर्म को कर्जा दे देता है। तो भैया ये होल्डिंग आउट में नहीं आएगा। उस शख्स को नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो स्पेसिफिक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से हो, चाहे वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से हो, चाहे वो साइलेंस से हो, लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो बगैर नॉलेज के इस चीज के और वो ट्रंप के साथ या हमारी फर्म के साथ कोई मुआहदा कर लेता है, तो फिर होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है ये बात पुत्र? यस सर। एग्जाम्पल पढ़े जरा ये दोनों। अस्सलाम वालेकुम सर, सजाद हूँ सर। ये थोड़ा सा इशू चल रहा है मेरा मीटिंग का ना, तो मैं शायद आज थोड़ा मसला हो, कल तक मैं हल कर लूंगा। चल है पुत्र, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इसको करो यार, पर खत्म करो। अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब मैंने आपको कल वाली आपने वीडियो देखी होगी ना, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी कि हम कुछ इस वजह से चल रहे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस लाहौर में मौजूद है। आप लाहौर में होते हैं? सर मैं इस्लामाबाद में हूँ सर। असल में वो थोड़ा सा नेट का इशू था। मैं ये किसी दूसरी डिवाइस में बैठा हूँ, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम सा आ रहा है ना, तो मैं कहीं अनकनेक्ट डिस्कनेक्ट ना हो जाए, चले चले, कोई इसी मसला वजह नहीं, से। कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करें पुत्र। जी कल तक हो जाएगा सर इंशाल्लाह। चल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, ये वाली क्या कहते हैं, एक होल्डिंग आउट की सिंपल सी, उसके ऊपर है कासिम बाय कीपिंग क्विट। क्विट रहने की वजह से, क्वाइट रहने की वजह से, खामोश रहने की वजह से, साइलेंट की वजह से ये वाली होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल लग रहा है। और जमीर हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान। एक फर्म है जिसके अंदर रहमान और सलमान पार्टनर हैं, जमीर उसका पार्टनर नहीं है। रिप्रेजेंट टू अनवर दैट इज आल्सो पार्टनर इन द फर्म। थर्ड पार्टी को, अनवर को रिप्रेजेंट करता है कि जी मैं इन फर्म में पार्टनर हूं। बाबर हु डज नॉट नो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, कि ये एक चौथा बंदा है। मतलब जमीर ने किसको रिप्रेजेंटेशन दी? अनवर को, कि वो इन दो के साथ पार्टनर है। लेकिन एक बाबर कोई चौथा पांचवा बंदा है जिसको इस रिप्रेजेंटेशन का पता ही नहीं है। वो क्या करता है, रहमान और सलमान को कर्जा दे देता है। किन दो को? इन दो को जिनकी फर्म है, ठीक है, इन दो को जिनकी फर्म है उसको कर्जा दे देता है। उसे इस चीज का पता ही नहीं है कि जमीर जो है वो होल्डिंग आउट में इसमें, तो उसने कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी है। और फर्म जो है अगर वो भाग जाती है, तो भैया क्या हुआ, बाबर कैन नॉट मेक जमीर लायबल फॉर द क्रेडिट गिवन। तो जमीर लायबल नहीं होगा, क्यों? बाबर को नॉलेज ही नहीं है। तो होल्डिंग आउट प्रिंसिपल सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब जो बंदा लायबल कर रहा होगा, जो बंदा डोमिनेट पोजीशन पे होगा, जो बंदा केस कर रहा होगा, वो नॉलेज ना रखता हो उस रिप्रेजेंटेशन का। समझ आ गई थी बात? जी सर। इसी तरह होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल आउटगोइंग पार्टनर पे लगता है। मिसाल के तौर पे हम 3 पार्टनर हैं और पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। सजाद जो है वो रिजाइन देके चला जाता है। मुझे बताएं कि थर्ड पार्टी को बाहर, जिससे सजाद जो है वो डेली आलू लेके आता था समोसे पकौड़े बनाने के लिए, क्या उसको रातों रात ख्वाब आ जाएगा कि भाई साजिद जो है वो, सजाद जो है वो छोड़ के चला गया फर्म? नो सर, वो पहले नो सर। शाबाश। तो उसको तो पता नहीं है ना भाई। वो क्या करता है, मिसाल के तौर पे हम 3 बंदे हैं, मैं हूं, अहमद है और सजाद है, 3 बंदे हैं, हमारी समोसे पकौड़ों की पार्टनरशिप फर्म है। सजाद रोज जाता है, पिछले 10 साल से ये आलू लाता है मंडी से। उस बंदे का इसके ऊपर बड़ा एतमाद है। इस एतमाद की वजह से वो क्या करता है, कभी कभी अहमद भी चला जाता है आलू लेने, तो वो उधार में दे देता है कि भाई कोई नहीं यार, सजाद वाला ही है ना, सजाद नहीं भेजा होगा इस बंदे को,
सजाद आज रिटायर करके चला गया, अहमद जाता है कल आलू लेने, उसे जाता है आलू ले, तो वो तो इसी पर यकीन के ऊपर ही आलू उधार पे देगा ना कि सजाद अभी तक इनकी फर्म में पार्टनर है। ऐसी बात है। जी सर। जी अहमद सर। अहमद आलू लेके आता है, हम उससे समोसे पकौड़े बना के बेच देते हैं और उसको पैसे नहीं देते। वो बंदा जाके सजाद पे केस कर देता है या फर्म पे केस कर देता है सजाद समेत। सजाद आके कहता है कि जनाब मैं तो उस दिन रिजाइन कर गया था। कंपनी लॉ कहेगा नहीं, कोर्ट कहेगी कि नहीं, आप होल्डिंग आउट प्रिंसिपल के तहत पार्टनर समझे जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आप रिटायर हुए थे आप पब्लिक नोटिस देते। अगर आप पब्लिक नोटिस दे देते तो फिर ये मसला नहीं था, फिर आप खत्म हो जाते। आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आप अभी तक पार्टनर समझे जाएंगे फर्म के अंदर और लायबल होंगे। समझ आ गई बात? जी सर। हाँ, अगर कोई पार्टनर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लिए पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है, उस पर होल्डिंग आउट नहीं लगेगा। क्यों? जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है, तो अदालत उसको दिवालिया करती है। हम कहते हैं ना दिवालिया निकल गया उसका, तो अदालत खुद एक जनरल पब्लिक नोटिस देती होती है खबर अखबार में कि ये बंदा आज से इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, इसके साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, इसके साथ किसी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो आपने मेंटेन नहीं करना। तो ये उसका एक जो है एक प्रिंसिपल होता है। इसी तरह जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो भैया वो तो फौत ही हो गया, डिजीज बंदा जो है वो वैसे भी लायबल नहीं होता किसी काम का। और कोई बंदा जब फौत होता है तो आप सबको पता है कि ऐलानात होते हैं, तो वो भी एक किस्म का पब्लिक नोटिस ही होता है। तो ये दो केसेस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है और जो पार्टनर खत्म हुआ फर्म से वो खत्म ही समझा जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई रिटायर होता है पार्टनर और विदाउट नोटिस नहीं देता तो वो होल्डिंग आउट प्रिंसिपल के तहत पकड़ा जाएगा। आगे अगला हमारा टॉपिक है राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? हम तीन पार्टनर थे, हम तीनों का जनाब जी 25, 35 और ये हमारा बन गया 30%। ये एक रेशो थी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग की। ये अहमद की थी, ये सजाद की थी, ये जुनैद की थी। अब सजाद का एक पुत्र है, लाहौर में पढ़ता है, सीए कर रहा है, वेला निकम्मा, बाप के पैसे भी उजाड़ रहा है और क्या कर रहा है। सजाद को क्या होता है कि हर महीने यार उसको ना पैसे भेजने पड़ते हैं। सजाद कहता है यार जान छुड़ाओ इससे, ऐसा करते हैं कि ना मैं आपको हर साल के आखिर में जो हमारी फर्म का प्रॉफिट होगा ना, मेरा 35% हिस्सा है, तो ऐसा करता हूँ 15% मैं अपने बेटे को भेज दिया करूंगा। तो क्या करता है सजाद, फर्म को, पार्टनर्स को कहता है कि जी आज के बाद ये जो 35% हिस्सा है इसका 15% मेरे बेटे के अकाउंट में जाना चाहिए, 20% मेरे अकाउंट में आना चाहिए। तो इसमें क्या सजाद ने अपना फर्म के अंदर 15% इंटरेस्ट जो है वो बेटे को नहीं ट्रांसफर कर दिया? जी सर। हाँ जी। तो इस वक्त इसके बेटे के क्या राइट्स आ जाएंगे, क्या लायबिलिटीज होंगी, इसके बेटे की क्या पोजीशन होगी? क्या वो फर्म में पार्टनर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जस्ट एक फर्म के इंटरेस्ट के अंदर एडमिट हुआ है, वो इंटरेस्ट है, वो ट्रांसफर है इंटरेस्ट का है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। आइए जी देखते हैं। A partner assign or transfer his interest in profit and property of the firm by sale, mortgage, charge or either fully or partially. प्रॉफिट या फर्म की प्रॉपर्टी किसी किस्म में भी वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। अब सजाद का जो बेटा है जो ट्रांसफर है उसकी क्या राइट होंगे भैया? वो प्रॉफिट ले सकता है, वो फर्म से डिमांड कर सकता है जी मुझे प्रॉफिट दो। और अगर फर्म बंद हो जाती है तो भैया फर्म के अंदर जो 15% प्रॉपर्टी के अंदर उसका हिस्सा है ये वो भी ले सकता है। इसका फर्म के एसेट्स के अंदर भी जो 15% हिस्सा है वो भी डिमांड कर सकता है। For the purpose of ascertaining that share to an account as from the date of dissolution, तो जिस दिन डिसॉल्व होगी उस दिन से उसका 15% जो प्रॉफिट का 15% जो प्रॉपर्टी का शेयर होगा और उसको देना पड़ेगा, वो भी डिमांड कर सकता है। तो उसके राइट्स क्या हैं? नंबर 1, अगर फर्म चल रही है तो वो 15% प्रॉफिट ले सकता है। अगर फर्म बंद हो गई है तो जितने फर्म के एसेट होंगे उसका 15% शेयर जो है वो ट्रांसफर को जाएगा। क्लियर है? जी सर। रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो पार्टनर नहीं होगा, वो फर्म का प्रॉफिट शेयर कर रहा है, पार्टनर नहीं होगा। इस तरह वो फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, फर्म के बिजनेस में वो मैनेजमेंट में, उसके ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, फर्म के अकाउंट्स नहीं देख सकता, फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी, जो अकाउंट्स होंगे, जो बुक्स हैं उनको नहीं इंस्पेक्ट कर सकता। ही कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फर्म, कैन नॉट गो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
वो फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकता, अदालत में जाके अपील नहीं दे सकता जी फर्म को बंद करो, उसका कोई इस तरह का राइट नहीं है। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर, के पार्टनर ने इस बार अकाउंट्स बनाए और उसमें उन्होंने 3 लाख रुपए प्रॉफिट शो किया, तो ये बंदा जो उसका बेटा था ये अदालत में नहीं जा सकता, ये प्रॉफिट कम शो करा रहे हैं, प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए, तो ये कंपनी के अकाउंट्स भी फर्म के चैलेंज नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? जी सर। चलें जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। कल हम इंशाल्लाह माइनर वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद हमारे पूरे पार्टनरशिप का टेस्ट होगा। ठीक है, परसों हमारे इंशाल्लाह हम फिर जो है वो अदर बिजनेस लॉज की तरफ शिफ्ट करेंगे और वो फिर पोस्ट रिजल्ट बैच भी हमारे साथ इंक्लूड हो जाएगा, फिर हम उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है पुत्र? जी सर। चलें बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, टाइम पे आया करे पुत्र। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।